प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री पार्ट में दूसरा लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले मैं आपको आंदोलन के बारे में और जो अलग अलग वर्गों के लोग थे उनके बारे में जानकारी दे चुका था कि उनकी क्या राय थी। अब इसके आगे है सामूहिक अपनेपन का भाव। ये जो चित्र बना हुआ है बाल गंगाधर तिलक, जो उग्रवादी दल के नेता थे कांग्रेस के। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। जो संघर्ष चल रहा था संयुक्त रूप से, इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की परिकल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। यानी जो लोक कथाएं थी वो भी इन्हीं आधार पर बनी हुई थी। गीत वगैरह, चित्र वगैरह या प्रतीक के माध्यम से, या इतिहास या साहित्य के माध्यम से, इस तरह से वो अपने अपने रूप में यानी राष्ट्रवाद को साकार करने के लिए अपना योगदान देने लगे थे। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित क्यों की जाती है, यानी तस्वीर के माध्यम से उसको अंकित किया जाता है सबसे पहले। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके ज़रिए वे राष्ट्र की पहचान करते हैं या राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। यानी ये राष्ट्रवाद के रूप में लिखा गया था, यानी गीत के माध्यम से राष्ट्रगीत ये बाद में चल कर के हुआ। 1870 में इसको लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर दिया, जो उनका प्रसिद्ध उपन्यास था आनंद मठ। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि का चित्रित किया, क्योंकि वो एक चित्रकार थे। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर के जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती चली गई। इस तरह से आगे बढ़ती चली गई। इस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। जो श्रद्धा थी, श्रद्धा को राष्ट्रवाद की आस्था के रूप में, इसको प्रतीक के रूप में यानी माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों व जन श्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी इस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा करके रखना जरूरी था।
बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन को नेतृत्व किया। नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन कर खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना धरने के लिए इस तरह के प्रतीकों, चिन्हों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसमें हरा, पीला और लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश राष्ट्रवाद, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल, जो कमल के 8 फूल थे, और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने इस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार प्रफुल्ल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास के पाठकों की अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति करने के लिए संघर्षों का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थीं। जिस अतीत का गौरव गान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग अलग महसूस करने लगे, वो यानी अलग थलग पढ़ने लगे। वो सोच रहे थे कि इसमें केवल विकल्प क्या है, केवल हिंदुओं का ही बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम लोग इसमें क्यों शामिल हैं। अब अंत में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बहुत बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थीं। इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अलग अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों का हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ रहा था। कांग्रेस की सरगर्मियां और राष्ट्रीय एकता के बिखराव शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में अर्थात इसका जो एंड निकला, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। कुल मिला के जब एक तरह के सूत्र में इस तरह से सब लोग एक हो जाते हैं तो निश्चित है यानी उसका निष्कर्ष अच्छा ही निकलेगा। तो इस तरह से इसका ही निष्कर्ष निकला। अब दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयासों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया।
वर्धा में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव इसमें पारित किया। जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध जो इनका नारा था, करो या मरो, इन्होंने भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। वह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें नेताओं को सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कलकत्ता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी थीं। अंग्रेज़ों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग करने के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। यानी वो सोचते थे किसी तरह से दमनकारी की नीति हम अपनाएंगे तो इसलिए इनका आंदोलन यानी शांत हो जाएगा और हमको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। प्यारे बच्चों, ये आपका टॉपिक हो गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको PDF के माध्यम से आपके पास इसमें भेजूँगा। इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूँगा। ओके, बाय।